प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिबिंद पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जिसे रामपुर, बुशहर, शिमला। आज इस वीडियो में मैं दीन ए इलाही धर्म, मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, ये जो शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका डिस्कस करूँगा। सर्वप्रथम दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही अकबर द्वारा स्थापित एक नया धर्म था। यह अकबर द्वारा स्थापित एक आचार संहिता थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रगतिशील समाज के निर्माण द्वारा स्वयं की सर्वोच्चता व साम्राज्य के स्थायित्व को सुनिश्चित करना था। सम्राट के प्रति भक्ति, गुरुपद की सर्वोच्चता और स्वयं गुरुपद को धारण करना वस्तुतः आम जन में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास है। मूल धर्म का परित्याग नहीं, सात्विक आचरण, सबके प्रति दया, गैर यौन संबंधों का विरोध आदि तत्व एकता, सहिष्णुता, सौहार्दता जैसे नैतिक गुणों के विकास की दिशा में किया गया कार्य है। वस्तुतः वह सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त रूढ़िवादी मान्यताओं से आम जन को मुक्त कर वर्गों के बीच आपसी संघर्ष को कम करना चाह रहा था तथा समरसता की स्थापना करना चाह रहा था। इसका लक्ष्य शांति व व्यवस्थाओं को स्थापित करना है ताकि साम्राज्य को स्थायित्व मिल सके। यदि अकबर धर्म, परंपरा और नैतिकता का लेप चढ़ाकर दीन ए इलाही के माध्यम से नए समाज का खाका खींचता है परंतु इसे व्यवहारिक स्वरूप प्रदान नहीं कर पाता, इसकी असफलता का कारण संहिता को स्वीकार करने हेतु किसी बाध्यता का न होना, उचित प्रोत्साहन व प्रचार का अभाव तथा उस व्यवहारिक बुद्धि की कमी है जो आम जन के सांस्कृतिक परंपरा से गहरे जुड़ाव को नहीं देख पाता। मृत्यु पूर्व भोज हिंदू धर्म विरुद्ध है, जबकि अग्नि, सूर्य उपासना और सिजदा इस्लाम के विरुद्ध है। यद्यपि दीन ए इलाही में अनेक दोष विद्यमान हैं तथापि अकबर का प्रयास सराहनीय है। अशोक के पश्चात पहली बार किसी शासक ने संपूर्ण भारत को एक इकाई में देखने का प्रयास किया। अगर यह सफल हो जाता तो भारत में राष्ट्रवाद लाने का श्रेय अकबर को जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया था और उसने उस समय के समाज में जो व्याप्त वैमनस्य था उसको दूर करने का प्रयास किया था। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार थी, एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। मनसबदारी व्यवस्था मध्य एशिया से उत्पन्न हुई थी और जिसे अकबर के समय में भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया। मनसबदारी व्यवस्था का दो मुख्य उद्देश्य था। एक तो था सम्राट की सर्वोच्चता को स्थापित करना और दूसरा था सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की स्थापना करना। अकबर ने राज्य की सेना के प्रकाश में अधिकारी वर्ग को मनसब प्रदान किया। प्राप्तकर्ता मनसबदार कहलाया। मनसब मुगल सैनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग था। प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों के पदानुक्रम को अभिव्यक्त करता था। प्रारंभ में मनसब व्यवस्था एकल अंक द्वारा संचालित था। कालांतर में जात एवं सवार पद्धति अपनाई गई।
जात मनसबदार की हैसियत, स्थान और वेतन का निर्धारण करता था, जबकि सवार पद सैनिक दायित्व व सेना के रखरखाव हेतु देय राशि को तय करता था। जात और सवार के बीच अनुपात निर्धारित होता था। इसी आधार पर श्रेणियों व वर्गों का निर्धारण किया जाता था। सामान्यतः सवार पद जात पद के बराबर या कम होता था। मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। सभी प्रकार के मनसबदारों की नियुक्ति सुल्तान के द्वारा की जाती थी, चाहे वह छोटा मनसबदार हो चाहे बड़ा मनसबदार हो। सभी की नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के पास था। मनसबदार की नियुक्ति, बर्खास्तगी और पदोन्नति का अधिकार सम्राट में केंद्रित था। नियुक्ति में योग्यता, प्रतिभा एवं खानजादों को प्रमुखता दी जाती थी। सेना में दाग और चेहरा प्रणाली लागू की जाती थी। नियमित परीक्षण होते थे। वेतन नकद और जागीर दोनों रूपों में दिया जाता था। व्यवस्था में सुधार और परिवर्तन की पर्याप्त संभावनाएं रहती थीं। जहांगीर के काल में सवार पद में संशोधन किया गया और सिंह आस्पा और दुह आस्पा पद्धति को लागू किया गया। शाहजहां के काल में मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन प्रणाली को लागू किया गया। यद्यपि इस व्यवस्था से सम्राट की शक्ति में वृद्धि हुई, प्रशासनिक एकरूपता एवं राजनीतिक एकीकरण संभव हुआ, परंतु जागीरों के आवंटन ने जागीरदारी व कृषि संकट को उत्पन्न किया। विषम परिस्थितियों तथा विषम जाति स्वरूप ने परस्पर विरोधी गुटों को पैदा किया और इन तत्वों ने साम्राज्य के पतन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। अतः यह कहा जा सकता है कि मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ थी, लेकिन इसकी शक्ति तभी तक निर्भर थी जब तक कि सुल्तान शक्तिशाली था। जैसे ही सुल्तान की स्थिति कमज़ोर होती थी या कमज़ोर सुल्तान गद्दी पर बैठता था, ये मनसबदार राज्य में विकासात्मक गतिविधियों में संलग्न न होकर के राज्य के पतन में अपना योगदान देना शुरू कर देते थे। अतः इसकी क्रियाशीलता सुल्तान की शक्ति पर निर्भर करने लगी थी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, जागीरदारी व्यवस्था। मुगल काल में जागीरदारी व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी और इसका भी मुगल साम्राज्य के स्थायित्व और विनाश दोनों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। जागीरदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन का विशिष्ट लक्षण है। यह भूराजस्व के आवंटन द्वारा वेतन भुगतान का एक माध्यम है। इसके मूल में कुशल एवं अनुशासित व्यक्तियों को सरकारी सेवा में लाना, राजस्व प्रशासन पर सरकारी बोझ कम करना तथा राजस्व वसूली की निरंतरता को बनाए रखना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बदले क्षेत्र विशेष का भू राजस्व आवंटित किया जाता था। आवंटित जागीर प्राप्तकर्ता जागीरदार तथा तंत्र जागीरदारी कहलाती थी। मुगल काल में जागीरदारी व्यवस्था तथा जागीरदारी संकट का सबसे अच्छा वर्णन सतीश चंद्र ने किया है। अपनी पुस्तक में इन्होंने जागीरदारी व्यवस्था के बारे में विशेष रूप से लिखा है।
इस व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्र विशेष के राजस्व का आकलन दाम के रूप में किया जाता था। आकलित राजस्व जमादामी कहलाता था। जमादामी में भू राजस्व के अतिरिक्त अंतर्देशीय पारगमन शुल्क, सीमा शुल्क, सायर, जैरात नामक कर आदि शामिल थे। वास्तविक राजस्व वसूली हासिल कहलाती थी। जो वास्तविक, ये फारसी भाषा का शब्द है कि जो वास्तविक राजस्व की वसूली की प्राप्ति होती थी उसे हासिल कहा जाता था। फवाजिल का अर्थ होता है जो शेष बचता था, यानी एक्स्ट्रा। फवाजिल का मतलब एक्स्ट्रा और हासिल का मतलब कि वास्तविक जो हमें राजस्व प्राप्त हुआ है। जागीर अनेक प्रकार की होती थी, जैसे तनख्वाह जागीर, मसरूत जागीर, वतन जागीर, इनाम जागीर, अलतमगा जागीर आदि अनेक प्रकार की जागीरें होती थीं और वो विभिन्न कार्यों में संलग्न लोगों को दी जाती थीं। वतन जागीर सिर्फ और सिर्फ राजपूतों को दी जाती थी और यह वंशानुगत एवं अहस्तांतरणीय जागीर होती थी। तनख्वाह जागीर सेवाकालीन और ट्रांसफरेबल होते थे। इसका मूल उद्देश्य जागीरदारों के प्रभाव में वृद्धि को रोकना तथा किसानों को शोषण से सुरक्षित रखना था। इसके लिए अनेक अधिकारी नियुक्त थे। सावनिह, निगार, दीवान, अमीन आदि जागीरदारों पर नियंत्रण रखते थे, जबकि फौजदार, जमींदार, आमिल जैसे अधिकारी राजस्व संग्रहण में सहयोग करते थे। यद्यपि इस व्यवस्था से सैनिक और नागरिक प्रशासन तथा कुछ मामलों में ग्रामीण प्रशासन पूरी तरह जुड़ गया, राजनैतिक और प्रशासनिक एकरूपता स्थापित हुई। राजाओं के पुश्तैनी इलाके भी शाही विनियमों से संचालित होने लगे, परंतु जमादामी व हासिल में अंतर ने जागीरदारी संकट उत्पन्न किया। अधिक राजस्व वसूली से किसानों की दशा दयनीय हो गई और अंतिम रूप से यह व्यवस्था कृषि, कृषक वर्ग, जागीरदार वर्ग एवं साम्राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। थैंक यू।